वेलकम टू पनेशिया। आजकल तो जैसे आपको पता है हर रोज़ हम आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। डेली करंट अफेयर्स हम डालते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ क्या है। हमारी आज की पहली न्यूज़ है नबार्ड के बारे में। नबार्ड जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये बैंक एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में और इसका सोल पर्पस है बैंक इन रूरल एरियाज़ के साथ लिंक्ड है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ रूरल एरियाज़ की प्रमोशन के लिए और उन्हीं एरियाज़ में जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड लोन प्रोवाइड करना, जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट करना। इसी पर्पस के साथ नबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ है कि नबार्ड के हेड चेंज कर दिए गए हैं। तो जो हेड हमारे पास नए अपॉइंट होके आए हैं वो है श्री शाजी के भी। तो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बैंकिंग सेक्टर में। जो हमारा केरला ग्रामीण बैंक है उसमें भी इन्होंने काफ़ी देर के लिए काम किया है। तो केरला ग्रामीण बैंक हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है और इन्होंने कैनरा साल में भी 26 साल के लिए काम किया है। तो कैनरा बैंक अगर आपको पता होगा तो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ था। कैनरा ने सिंडिकेट को टेक ओवर कर लिया था, तो उस मर्जर में भी इनका बहुत बड़ा नाम आता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ऐसे बहुत इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा इनका बैकग्राउंड रहा है और अब इनको नबार्ड में अपॉइंट किया गया है। नबार्ड में भी ये पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहे थे 2020 तक। तो इनका नबार्ड के साथ भी पुराना लिंक है और अब इनको उसमें चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया गया है। तो आगे हमारे पास न्यूज़ है आरबीआई के रिलेटेड। तो सावधान हो जाइए, हमारे लोन्स अब और महंगे होने जा रहे हैं। क्यों होने जा रहे हैं? क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को फिर से इंक्रीज कर दिया है। ग्लोबल रिसेशन को देखते हुए हम काफ़ी वक्त से ऑलमोस्ट मई 2022 से हम अपना रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है एमपीसी पॉलिसी मीटिंग जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग, तो उसमें फिर से रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया है। लेकिन जो अब तक हमारा इंक्रीज हो रहा था वो 50 बेसिस पॉइंट से हो रहा था, लेकिन इस बार जो इंक्रीज हुआ है वो 35 बेसिस पॉइंट से हुआ है। लेकिन ये जो रेपो रेट अब हमारे पास आया है जो है 6.25% का रेपो रेट, तो ये रेपो रेट मार्च 2019 से लेके अब तक का हाईएस्ट रेपो रेट है और हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में ये रेपो रेट और भी इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि रिसेशन को देखते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए, डिमांड को कंट्रोल में रखने के लिए हम हमारे रेपो रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हमारा जो पॉलिसी रेट है वो काफ़ी वक्त से अपवर्ड ट्रेंड में ही जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये बढ़ना शुरू हुआ था, तो अब हम 6.25% पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल में मई 2022 से लेके अब तक हम हमारा 2.25% तक का रेपो रेट इंक्रीज कर चुके हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मई से पहले तक हमारा जो रेपो रेट था वो 4% के आसपास चल रहा था और बहुत वक्त से वो वही रेट पर चल रहा था। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो है लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि मोर और लेस हम सेम रेपो रेट पे चल रहे थे, लेकिन सडनली जब इतनी फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो गई ग्लोबल इकोनॉमी में तो हमें नीड अराइज हुई कि हम भी अपना रेपो रेट इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अपवर्ड ट्रेंड में अब हमारा रेपो रेट जा रहा है। तो आगे हम बात करते हैं मोस्ट सर्च्ड क्वेरी ऑन गूगल इन इंडिया 2022। तो गूगल भी हर साल के डाटा निकालता है कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में, हम यहाँ पे इंडिया की बात करने वाले हैं, कि इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या सर्च किया है गूगल के ऊपर। तो यहाँ पर वो डाटा कहता है कि सबसे ज़्यादा जो लोगों ने सर्च किया है वो है आईपीएल। तो हमें पहले ही कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश में कितने ज़्यादा क्रिकेट लवर्स हैं। तो उसको देखते हुए इस डाटा से बिल्कुल भी हमें शॉक नहीं मिलता। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है इंडियन प्रीमियर लीग और सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है कोविन। कोविन जो एप्लीकेशन है जहाँ पे आप वैक्सीन लेने के लिए रजिस्टर करा सकते हैं, जहां से आप ऑनलाइन वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमने आसपास अपनी लाइफ में देखी है कि ये एप्लीकेशन अब सब लोगों के फ़ोन में है। सब लोग उस वेब पोर्टल पर जाते हैं, सर्च करते हैं अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट्स के लिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट्स कंपलसरी हो गए हैं। तो सेकेंड नंबर पर हमारे पास है कोविन एंड थर्ड नंबर पर वी हैव फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो इस वक्त कतर में हो रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एंड नेक्स्ट वी हैव एशिया कप, तो यहाँ से एंड फिफ्थ वी हैव आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो 5 में से 4 चीजें तो गेम्स रिलेटेड ही हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे इंडियंस कितने ज्यादा गेम्स के लिए एंथुजियास्ट हैं। और आगे हमारे पास है ब्रह्मास्त्र मूवी, ई श्रम कार्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स, केजीएफ चैप्टर 2 एंड इंडियन सुपर लीग।
तो हमारे देश में गूगल पर सर्च होने वाली चीज़ों में से टॉप 10 चीज़ों में से 50% से भी ज़्यादा चीज़ें गेम्स के रिलेटेड ही हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, क्रिकेट के रिलेटेड हो या फीफा वर्ल्ड कप हो। आगे हम बात करते हैं, फोर्ब्स की एक नई लिस्ट आई है जिस लिस्ट में फिलेंथ्रोपी लिस्ट के बारे में बात होती है। वो लोगों को इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल कॉज की तरफ, सोशल वेलफेयर, एनजीओज और इन सब चीज़ों में। तो इस बार लिस्ट में आए हैं 3 इंडियंस और ये लिस्ट का 16th एडिशन है। तो कौन से वो 3 इंडियंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं गौतम अडानी, सबसे पहले उनका नाम आया है। एंड नेक्स्ट वी हैव HCL टेक्नोलॉजीज शिव नादर एंड हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज अशोक सूटा। तो ये हैं 3 इंडिविजुअल्स जिनका इस साल फिलेंथ्रोपी लिस्ट में फोर्ब्स की तरफ से नाम आया है। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के बारे में, जो कि मनाया जाता है 9 दिसंबर को। तो यूनाइटेड नेशंस ने 31 अक्टूबर 2003 को एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया था जिस कन्वेंशन का नाम था UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। तो उसका जो ऑफिस है जो उस कन्वेंशन को होल्ड करता है उस ऑफिस को बोलते हैं UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो उस UN ऑफिस जो ड्रग्स एंड क्राइम है उस ऑफिस ने ये डिक्लेयर किया था कि 9 दिसंबर को हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन मनाया करेंगे, मतलब एंटी करप्शन डे हम मनाएंगे। तो इस साल का जो थीम है वो थीम है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। तो करप्शन एक बहुत बड़ा ऐसा मेनेस है जो किसी भी कंट्री के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा कीड़ा है कि अगर किसी इकोनॉमी को लग जाए तो उसको अंदर से खोखला कर देता है। तो चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, करप्शन एक बहुत ही वाइड स्प्रेड ऐसी चीज़ है जो हर एक ऑलमोस्ट कंट्री में हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इस साल का जो थीम है वो ये बात करता है कि हमें सभी कंट्रीज़ को यूनाइट करना चाहिए इस करप्शन से लड़ने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि हर साल दुनिया में $1 ट्रिलियन सिर्फ ब्राइब्स के तौर पर दिए जाते हैं। तो कितनी बड़ी करप्शन होती है दुनिया भर में, आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इंडिया के 77th चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में जो सिर्फ 16 ईयर ओल्ड हैं। ही बिलोंग्स फ्रॉम मुंबई और उनका नाम है आदित्य मित्तल। तो अभी भी वो एक चेस टूर्नामेंट में गए हुए हैं फ्रांस में। तो वहाँ पे उन्होंने अपना 3rd GM नॉर्म अचीव कर लिया है जिससे उनको इस खिताब से नवाजा गया है। तो उनके 3 ऐसे रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। जो उनका फर्स्ट रिकॉर्ड था वो बना था सर्बिया मास्टर्स 2021 में, उसके बाद सेकंड ऐसा नाम बना था एलो ब्रेगेट ओपन 2021 और थर्ड अब उनका बना है सर्बिया मास्टर्स 2022। तो सर्बिया मास्टर्स जो 2021 है यहीं से उनकी शुरुआत हुई थी। तो GM नॉर्म के अंडर आपको कम से कम 2600 के स्कोर्स बनाने होते हैं तभी आपको वो नॉर्म अचीव होता है। तो अगर आप 3 नॉर्म्स अचीव कर लेते हो तो आप इस कैटेगरी में आ जाते हो। तो अब भी जो उनका मैच चल रहा है उसमें भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब देखते हुए उनको चेस ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया गया है। आगे हम बात करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सिर्फ 24 घंटों में ये फैसला लिया कि वो एक नया डिपार्टमेंट बनाएंगे जिस डिपार्टमेंट का नाम ही होगा दिव्यांग डिपार्टमेंट। तो इसके अंडर जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए स्कीम्स बनाई जाएंगी, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ केयर और उनको बाकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए ही ये डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। तो इसमें जो कॉस्ट अकाउंटिंग हुई है वो कॉस्ट है 114 करोड़ रुपीज़ की, जिसके अंडर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन सब चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। डिसेबल्ड लोगों को भी हमारे साथ चलने का पूरा हक है, तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो आगे हम बात करते हैं पेरू के बारे में। पेरू जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्री है क्योंकि दुनिया का 15% कॉपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेरू से ही आता है। तो इसलिए अगर ऐसी किसी कंट्री में क्राइसिस होता है तो इसका असर बाकी कंट्रीज़ में भी हमें देखने को मिलता है। तो कॉपर जो है वो कई इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो उन कंट्रीज़ में फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन आनी शुरू हो जाती है इंटरनेशनल ट्रेड में। और पेरू में भी कुछ वक्त से ऐसा एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। उस क्राइसिस के चलते हुए उनके जो पहले प्रेसिडेंट हैं पेड्रो कैस्टिलो, उनको इम्पीच कर दिया गया है, मतलब उनको उनके ऑफिस के हटा दिया गया है। एंड ऑल्सो ही इज़ बीइंग इम्प्रिजन्ड। उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगी थी जिनकी वजह से उनको इम्प्रिजनमेंट हुई है।
और उनको अब रिप्लेस किया है डीना बॉलर्ट ने, जो बन गई हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। शी 60 ईयर ओल्ड एंड शी इज़ अ लॉयर बाय प्रोफेशन। तो ये एक उनके इतिहास में, पेरू की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट है। तो आगे दोस्तों हम बात करते हैं गुजरात असेंबली इलेक्शंस के बारे में। आई होप आप सबने न्यूज़ चैनल पर इस चीज़ को बहुत फॉलो किया होगा। तो जो फाइनल रिजल्ट्स उसके निकल कर आए हैं, हम उसके बारे में एक बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात में जो मेजॉरिटी है वो बीजेपी लेकर गया है। तो हमेशा से हमें पता है कि गुजरात का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसने बहुत वक्त से बीजेपी को ही सपोर्ट किया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी पहले गुजरात से ही इलेक्शंस लड़ा करते थे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उनकी टोटल सीटें थी 182, जिसमें से बीजेपी लेकर गई है 156 सीट्स। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 182 में से 156 सीट सिर्फ बीजेपी लेकर गया है। हालांकि जो मेजॉरिटी चाहिए थी वो सिर्फ 92 की चाहिए थी, और इतनी मेजॉरिटी को भी उन्होंने इतना एक्सीड कर लिया है। और उसके अलावा कांग्रेस को सिर्फ 17 सीट्स मिली हैं, और आम आदमी पार्टी को 5 एंड बाकी जो बचे हैं उनको 4 सीट्स मिली हैं। तो गुजरात में अब बीजेपी गवर्नमेंट से ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होने वाले हैं। तो इसके साथ एक और इलेक्शंस भी हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। तो जैसे गुजरात में बीजेपी आगे रही है, तो हिमाचल प्रदेश में जो सीट है वो कांग्रेस लेकर गई है। तो उनकी क्या काउंटिंग्स रही हैं, हम एक नज़र डाल रहे हैं। तो इनकी जो टोटल सीट्स थी वो थी 68, इन 68 सीट्स में से इंडियन नेशनल कांग्रेस लेकर गया है 40 सीट्स। तो सफिशिएंट मेजॉरिटी उन्होंने यहाँ पे अचीव की है। एंड ऑल्सो बीजेपी का यहाँ पर 25 है एंड अदर्स 3 है। और जो आम आदमी पार्टी है वो भी हिमाचल में उन्होंने भी इलेक्शंस लड़े थे, 67 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उन्होंने भी अपने कैंडिडेट्स अपॉइंट किए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में खाता नहीं खुला और उनको कोई भी सीट्स वहां पर नहीं मिली। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। 40 सीट्स कांग्रेस ने यहाँ पर अचीव की हैं। तो ये थे दोस्तों आपके आज के करंट अफेयर्स। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। पीडीएफ नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट एमसीक्यूज, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.